नेहा काफी नर्म स्वभाव की थी। नेहा, तुम्हारे माँ बाप ने कितने अरमानों के साथ तुम्हारी शादी मुझसे करवाई, लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है। तुम्हें मिला भी तो मेरे जैसा पति, जिसकी कमाई भी ठीक नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? आपको क्या लगता है मेरे बारे में? क्या मैं ऐसा कभी सोच सकती हूँ? अगर मुझे ऐसा ही सोचना होता तो मैं शादी से पहले ही सोच लेती। अब सोचकर क्या करूँगी? अच्छा चलो, इस बात से थोड़ी बहुत तसल्ली तो हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे तुम जैसी मिली, वरना मुझ जैसे गरीब को कौन पूछता है। ऐसा मत कहिए जी, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। आप जैसे भी हो, मेरे लिए मेरा पति किसी देवता से कम नहीं है। अरे तुम गुस्सा मत होना, वरना इस गरीब के घर का चूल्हा कभी नहीं जलेगा। अब कहीं बाहर चले जिससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे, या मेरे साथ दुकान चलोगी? हाँ चलिए, आपकी दुकान ही चलते हैं। दुकान जाएंगे तो कुछ तो फायदा होगा, वहाँ बैठे बैठे 2 पैसे तो आएंगे। मनीष की काफी कम कमाई होती थी, जिससे उन्हें काफी मुश्किलें होती थी। एक दिन नेहा जा रही होती है, तभी उसे उसकी पड़ोसन विमला मिलती है। क्या बात है नेहा, आज अपने पति के लिए खाना ले जा रही हो? बहुत दिनों बाद बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ दीदी, क्या करूँ, बात ही कुछ ऐसी है कि खुश रहे बिना रहा ही नहीं जाएगा। अब इन्हें भी वो खुशी मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुद आज इनके लिए खाना बना कर लेकर जा रही हूँ। क्या बात है जो हमें नहीं बता रही है? ओहो, कहीं वो वाली खुशखबरी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, शायद हम गरीबों के लिए उससे भी बड़ी वाली खुशी की बात है। ठीक है, मुझे देर हो रही है, बाद में आकर मिलती हूँ। ओहो, बड़ी जल्दी है तुम्हें, क्या बात है? आखिर क्या खुशखबरी है? हमको भी सुनाओ ताकि हमें भी एहसास हो खुशी का। अरे बताओ बताओ, शर्माओ नहीं। दीदी, शर्म तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और हाँ, मैं आपको ये बात अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये बात पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर जाकर आप लोगों को। चल ठीक है, फिर जाओ अपने पति के पास और उन्हें खुशखबरी दो, और वापस लौटते समय हमें बता देना। नेहा, तुम खाना लेकर आई हो? बाहर कितनी धूप है, इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? मैं आ ही रहा था, इतनी भी क्या जल्दी थी जो तुम खाना लेकर आ गई? बात ही कुछ ऐसी है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए और आपको बताने यहाँ तक चले आए। और जब हमको यहाँ आना ही था तो मैंने सोचा आपके लिए खाना भी लेते चलूं। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है जो तुम खुद को रोक नहीं पाई? जल्दी बताओ, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा। अजी, मुझे एक मालिक के घर का काम मिल गया है, बर्तन, कपड़ा और खाना बनाने का। और आपको पता है, मुझे पूरे 3000 रुपया देंगे, उसके बाद हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। तू है मुझ जैसे गरीब पर। गरीब तो बहुत होंगे, लेकिन मुझ जैसा गरीब कोई नहीं होगा। अरे, आप इतना मन उदास क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। मैं आपको उदास करके अपने लिए खुश कैसे हो सकती हूँ? ऐसा नहीं है नेहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो शायद तुम्हें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसी हालत का मतलब क्या है जी? अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आपको मेरा काम करना पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई काम नहीं करूँगी। नेहा अपने पति की बात तो मान लेती है, लेकिन वो फिर भी कुछ न कुछ करने की ही सोचती है। नेहा परेशान बैठी थी कि तभी विमला आती है। अरे वाह, कितना सुंदर चूल्हा बनाया है तुमने नेहा। कहाँ से सीखा तुमने ये चूल्हा बनाना? बस दीदी, मेरी माँ ने थोड़ा बहुत सिखाया था, तो बस जितना सीखा वही कर लेती हूँ। सुनिए ना दीदी, अगर आपको कोई पूछे चूल्हे के बारे में तो मेरा नाम देना, ताकि मैं बेच सकूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर कोई ग्राहक मिलता है तो मैं बताती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद करी। कम से कम मेरे कुछ करने से मेरे घर का चूल्हा तो जलेगा। अरे ये चूल्हा तो बेहद ही खूबसूरत है, कितने का दे रही हो? मालिक, बस 15 रुपया का है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। मैं बस आपसे अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ। अरे ये तो बहुत सस्ता है, अगर ऐसा है तो कुछ चूल्हे बनाकर मुझे दे दो, मैं बेचूंगा और जितना पैसा होगा उसमें से हम दोनों बंटवारा कर लेंगे। तुम्हें तुम्हारा मेहनता मिल जाएगा और मुझे मेरी मेहनत। लेकिन चूल्हा खरीदेगा कौन? शायद ही कोई खरीदे। अब तो लोग खुद से चूल्हा बनाते हैं। हाँ बनाते तो है, लेकिन कई लोगों को बनाना नहीं आता।
मुझे भी कुछ जगह के बारे में पता है। जैसे चूल्हे तुम बनाती हो वैसा चूल्हा मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है मालिक, मैं आपको चूल्हा बना कर दूंगी। आप मुझे बस मेरी मेहनत का पैसा देना ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले अच्छे अच्छे चूल्हे बनाने की। लेकिन पहले मैं एक चूल्हा इस्तेमाल करूंगा, अगर अच्छा लगा तो ही बाकी के भी ले जाऊंगा और तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ेगा। पैसे आने के साथ साथ नेहा में घमंड और लालच बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब वो चूल्हे में मिलावट करने लग जाती है। एक दिन मालिक को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, क्या बात है नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि गद्दारी मत करना, वरना मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। हाँ तो मत दो ना, किसने कहा है मेरा साथ देने को। वैसे भी मेरे चूल्हे से आप मुझसे ज्यादा पैसे कमाते थे। मुझ गरीब के घर का चूल्हा बेचकर खुद को अमीर बना लिया। बस कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी। लोग सच कहते हैं कि गरीब की मदद मत करो, और आज मैंने गरीब की मदद की तो देखो क्या से क्या हो गया। अरे जाओ जाओ, आपने मेरी कोई मदद नहीं की। आपको लालच था, तभी आपने मेरी कारीगरी को बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाए, लालची बुढ़ा। नेहा, ये क्या बदतमीजी है? माफी मांगो मालिक से। ये तुमसे कितने बड़े हैं? क्यों, मेरी क्या गलती है जो मैं माफी मांगू? वैसे भी मेरी मेहनत का मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे बराबर से मिलता नहीं था। बस इसी वजह से मैं तुम्हें कहीं काम करने नहीं देना चाहता था। भले मैं गरीब ही रहता, लेकिन मुझे अपनी बीवी की कमाई पर जीना मंजूर नहीं था। ठीक है, फिर आप अपनी कुटिया में चले जाओ, और जब भी लगे कि इस गरीब के घर का चूल्हा अब नहीं जल रहा है, तभी उसी वक्त अपनी सारी गलतफहमी छोड़कर मेरे पास आ जाना। अरे क्या बात कर रही हो नेहा? इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। नेहा, बदल जाओ, अब भी वक्त है, वरना सब खत्म हो जाएगा। रहने दो मनीष, अगर इंसान के अंदर घमंड आ जाए तो उसका घमंड उसे ले डूबता है। जब रावण जैसे ज्ञानी का घमंड उसे ले डूबा तो ये क्या है? हाँ, मैं नेहा हूँ, और जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैं सबको तबाह कर दूंगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और मनीष जी, अब भी वक्त है, अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं, मुझे ऐसा गरीब रहना ही पसंद है, लेकिन घमंडी नहीं। चलिए मालिक जी, रहने दीजिए इस घमंडी औरत को अकेले। हाँ हाँ जाओ, किसने रोका है? जब भूख और गरीबी रुलाएगी तभी ये नेहा याद आएगी। नेहा का काम अब अच्छा नहीं चल रहा था और व्यापार हाथ से निकलता देख नेहा दुखी हो गई थी, इसीलिए वो अपने पति से मिलने जाती है। नेहा को देखकर विमला कहती है, क्या बात है नेहा, बड़े दिनों बाद आई हो, पैसे का घमंड उतर चुका है क्या? आप भी मुझे गलत समझ रही हो। मैंने उनको कहा था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। गरीब ही सही, लेकिन पहले तू खुश थी, अब देखो खुद को, तरस आता है तुम पे। हाँ, अब तो मैं भी यही मानती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए मनीष कहाँ है? दिख नहीं रहे। अरे मनीष बाबू तो शहर चले गए, हम सबको छोड़कर। भला हो उस मालिक का जिसने उनकी मदद की। अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है। समली अपने भाई और भाभी के साथ गांव में रहा करती थी। एक दिन समली को देखने रोहित नाम का लड़का अपने परिवार वालों के साथ आता है। तभी रोहित बोलता है, वैसे तो मुझे दहेज नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी बड़े धूमधाम से हो जाए। मेरे जितने भी रिश्तेदार आए ना, उन सब का मुंह बंद हो जाए। ये बात आपकी भी ठीक है रोहित जी, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम आपको दहेज दें या फिर आपकी शादी धूमधाम से करवाएं। लेकिन भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दहेज दो। अरे मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मेरी शादी कुछ अलग तरीके से कर दो। अगर ये चाहना गलत है तो इसमें मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बहन की शादी नहीं करनी जहाँ 4 चीज़ की नुमाइश की जाती हो। भाई साहब, ये शादी है, कोई दिखावा करने की चीज़ नहीं। दोनों अपनी अपनी बात में सही थे। तभी इन दोनों की बहस देखकर समली अपनी भाभी से उनको मनाने को कहती है। तभी अर्चना उन दोनों को बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर हमें वक्त मिलता है तो शायद हम इसकी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अगर आप इंतजार कर सकते हो तो, वरना कुछ नहीं कर सकते। अर्चना, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे, और कौन देगा हमें पैसे? देखिए, आप शांत हो जाइए, मैं जो बोल रही हूँ ठीक बोल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है
और रोहित जी को भी अच्छे से पता है। ठीक है भाभी जी, आप कहती हो ना तो मैं इंतजार कर लेता हूँ। वैसे भी इतना इंतजार किया है तो थोड़ा और कर लेता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस फिर ठीक है, अब तो आप भी तैयार हो जाइए शादी के लिए। जब रोहित जी मान गए हैं तो क्या आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैसे भाई हो आप? तुमको कैसे पता होगा मैं कैसा भाई हूँ? मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ। किसी के कुछ कहने और ना कहने से कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है भाई साहब, मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छे भाई हो, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि आप एक बहुत अच्छे भाई हो जो अपने भाई होने का फर्ज तक पूरा नहीं कर पा रहा? रोहित की बात सुनकर मानव को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ देर बहस होने के बाद मानव भी तैयार हो जाता है शादी करवाने को। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अर्चना मानव से बोलती है, सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि हम अपना खुद का कुछ काम करें, तभी जाकर हम अपनी समली की शादी कर पाएंगे। ऐसा क्या करूँ जिससे हम कुछ कर सके, या फिर मुझे तुम ही कोई तरकीब दो जिससे हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो और पैसों का जुगाड़ भी हो जाए। जुगाड़ है तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, वरना मैं भला क्यों बोलती। वैसे भी आपका काम इतना खास नहीं चल रहा, तभी तो मैं सोच रही हूँ क्या हम खाने पीने की दुकान खोल लें। खाने पीने की दुकान अगर मुमकिन है तो ठीक है, खोल लेते हैं, लेकिन कहाँ? यहाँ तो मुश्किल से ही कुछ बिक पाएगा। अगर हमें खाने पीने का दुकान लगाना है तो गांव के बाहर ही लगाना होगा। हाँ, मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा था, फिर जाकर मुझे याद आया क्यों ना हम बाजार में ही खाने पीने की दुकान खोल ले। दुकानदार वालों को भूख भी लगती है, उनको गर्मा गर्म खाने को भी मिल जाएगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी कही, लेकिन मेरे काम का तो सोचो, मेरा क्या होगा? मैं कैसे दो काम को संभालूंगा? आप अपना काम देखो, जब जब आपका काम बंद रहेगा तब तब आप बाजार वाले दुकान में रहना। वहाँ का सब कुछ पहले मैं और समली संभाल लेंगे अपनी काम से। अगर आप अपने काम से फ्री हो जाए तो आप संभाल लेना। अर्चना की बात मानव को बहुत अच्छी लगती है। समली के हाथ का प्याज का पराठा घर पर भी सभी को बहुत पसंद था, इसलिए अर्चना समली से बोलती है, समली, हमें तुम्हारे हाथ का प्याज का पराठा बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ हम अपने दुकान में प्याज का पराठा बनाकर बेचा करें, चाय के साथ पराठा या फिर सब्जी, कुछ भी खाए, प्याज का पराठा अच्छा ही लगता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे हाथ का प्याज का पराठा घर वालों को अच्छा लगता है, शायद इसी बहाने बाहर वालों को भी पसंद आ जाए। देखते हैं कितना सफल होते हैं हम दोनों। सफल हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये प्याज का पराठा सभी को जरूर पसंद आएगा। हम अब कल से ही दुकान जाया करेंगे। दोनों ननद भाभी प्याज का पराठा बेचेंगे और शादी करवाएंगे उन्हीं पैसों से तुम्हारी। आप दोनों को मेरे लिए कितना सोचना पड़ता है ना भाभी। अब तो मुझे लगता है शायद अब मैं आप दोनों के लिए बोझ बन गई हूँ। मेरी वजह से कितनी दिक्कत और परेशानी झेलनी पड़ रही है। बहुत मारूंगी, बहुत ज्यादा बात करने लग गई है तू। छोटी है, छोटी की तरह रहा कर। वैसे भी शादी की तैयारी सिर्फ मैं और तेरे भैया नहीं कर रहे, तुम भी तो हमारा साथ दे ही रही हो ना। दोनों ऐसे ही हमेशा साथ में बहुत प्यार से रहा करते थे। अगली सुबह दोनों घर का काम खत्म करके अपनी दुकान पर जाते हैं, जहाँ चाय, समोसे, सब्जी और समली के हाथ के बने स्पेशल प्याज के पराठे मिलते हैं। दोनों दुकान में पराठे बना ही रही होती हैं, तभी वहाँ रामू नाम का एक व्यक्ति आता है और बोलता है, अच्छा है बहुत बढ़िया। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन खाने पीने की दुकान नहीं थी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो यहाँ खाने पीने की दुकान लगा दी। वैसे खाने में समोसे के अलावा क्या है? समोसों के अलावा मेरे हाथ का मजेदार प्याज का पराठा है। एक बार खाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। इसके साथ चाय भी पी सकते हैं और सब्जी भी ले सकते हो। क्या कहा? प्याज के पराठे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाओ दो, खा के देखता हूँ कि कैसा है। अगर अच्छा हुआ तो बोलूँगा अच्छा है, अच्छा है। हाँ हाँ, जरूर खाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, सब्जी के साथ दूं या चाय के साथ? सब्जी के साथ खाना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चाय के साथ दे दो। इसी बहाने तुम्हारी चाय भी पी के देखूंगा कि वो कैसा है, क्या वो भी अच्छा है।
बाद में सभी दुकानदारों को बताऊंगा कि तुम्हारी दुकान का खाना बहुत अच्छा है। समली रामू को गर्मा गर्म पराठे बनाकर देती है। पराठे खाकर रामू बहुत तारीफ करता है। धीरे धीरे शाम तक सारे पराठे समोसे बिक जाते हैं। पहला दिन था और पहले ही दिन बहुत अच्छी बिक्री होती है। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पर मानव उत्सुकता से दोनों से पूछता है, तुम दोनों अपना मुंह क्यों लटकाए हुए हो? क्या हुआ? आज का दिन कैसा बीता? कुछ बिक्री हुई या नहीं? अरे कुछ बोलोगे भी? अगर कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे पता चलेगा? हाँ मैं मानता हूँ पहला दिन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं जाता, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब? आज से ही सपना देखा था मैंने सब कुछ ठीक होने का, और देखो आज से ही सब कुछ ठीक हो गया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बोलो। समली, तुम्हारे भैया ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हैं। इनको सारी बातें बहुत धीरे समझ आती हैं। अरे समली ने अभी आपको क्या कहा था कि सब कुछ आज से ही ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा व्यापार चल पड़ा। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आज से ही हमारा कारोबार इतना अच्छे से चल जाएगा। और आपको बता दूं, हमारी दुकान का प्याज का पराठा ना बहुत प्रसिद्ध हो गया है। हर किसी को समली के हाथ का बना प्याज का पराठा बहुत पसंद आया। हर कोई चाय और सब्जी के साथ ना प्याज का पराठा ही मांग रहा था। लेकिन अर्चना, हमारी समली की शादी के बाद हमारी दुकान में कौन प्याज के पराठे बनाया करेगा? अगर ग्राहकों को उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो वो दुकान बदल देंगे। मैं आपकी मदद करने हमेशा आया करूंगी भैया। वैसे भी मेरा ससुराल कौन सा दूसरे गांव में है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब समली के बनाए प्याज के पराठे पूरे बाजार में फेमस हो जाते हैं और अब छोटी सी दुकान बढ़कर बड़ी हो जाती है। कुछ महीनों बाद मानव के घर रोहित बात करने आता है और बोलता है, मानव भैया, वो 4 महीने गुजर गए, अब तो मेरी शादी करवा दो ना। हाँ, वैसे पैसे तो जमा हो गए ना? हाँ रोहित, अब तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं अपनी बहन की शादी करवा के तुम्हें दहेज भी दे सकता हूँ। और ये सब खुद समली ने ही किया है, वो भी प्याज के पराठे बेचकर। मानव भी अब अपनी बहन समली की शादी बड़े धूमधाम से करवाता है और बिना मांगे रोहित को ढेर सारा गिफ्ट देता है। समली भी अब अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन हर रोज अपनी भाभी की मदद के लिए दुकान पर भी आया करती है। निधि बहुत ही सीधी सादी सी लड़की थी, जिसके पिता अयोध्या में हलवाई की दुकान चलाया करते। निधि को घर का सारा काम आता था और जब उसके पास समय बच जाया करता तो अपने पिता की मदद करने उसकी दुकान पर चली जाया करती। एक दिन वो अपने पिता राम खिलावन के लिए खाना लेकर जाती है। पिताजी, मैं खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए। अरे तूने क्यों तकलीफ की मेरी बच्ची? मैं दुकान से कुछ खा लेता। मुझे तो लगा था तेरी माँ के जाने के बाद बिन माँ की बच्ची को मैं कैसे संभालूंगा, और देखना तूने ही मुझे संभाल लिया। आपको अगर माँ को याद करके रोना है ना तो खाना खाने के बाद रो लेना। अभी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लीजिए। निधि की ये बात सुनकर राम खिलावन अपने आंसू पोंछकर खाना खाने लगता है और 2 रोटी बच जाती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे तुझे पता है ना कि मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो फिर तू ये 2 रोटी ज्यादा लेकर क्यों आई? वो अगर रोटी कम पड़ गई और आपको ज्यादा भूख लग गई तो बस इसीलिए। अच्छा चल, एक काम कर, राहुल को ये रोटी और सब्जी खिला दे, उसका भी पेट भर जाएगा। मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ, तू दुकान का ध्यान रखियो। राम खिलावन ये बोलकर बाहर टहलने चला जाता है, जिसके बाद निधि राहुल को गले लगाकर कहती है, अब भी गुस्सा हो क्या आप मुझसे? अब से मैं रोज तुमसे मिलने आऊंगी, अब तो गुस्सा थूक दो ना। मैं तुमसे नाराज नहीं, बस परेशान हूँ। तुम्हारे पिता कितने बड़े हलवाई हैं और देखो तुम मुझ जैसे कारीगर से प्यार करती हो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? राहुल ने ये बोला था कि तभी पड़ोस की रत्ना उन्हें देख लेती है, जो कि राम जी के प्रसाद के लिए बूंदी लेने आई थी और शोर मचाते हुए कहती है, अरे देखो देखो मोहल्ले वालों, हमें तो लगता था राम खिलावन की बस मिठाइयों पर ही कीट पतंगे लगते हैं, यहाँ तो उसकी बेटी से भी जोक चिपका है, जोक। रत्ना बात का तमाशा बना देती है और सब जगह राहुल और निधि की बदनामी कर देती है। राम खिलावन भी ये देखकर राहुल पर हाथ उठाकर कहता है, तुझे मैंने अपना माना और तूने ही मेरे पीछे ये सब किया।
निकल जा मेरी दुकान से और दोबारा शक्ल मत दिखाइयो अपनी। और बेटा तूने भी ऐसा किया। लोग सच कहते हैं एक बाप अपनी बेटी को बिना माँ के पाल नहीं सकता। अरे कम से कम पिता की इज्जत का तो थोड़ा ध्यान रखती। अब तू इसके साथ रहेगी या मेरे साथ, फैसला तेरा है। राम खिलावन की ये बात बोलने पर निधि रोती हुई कहती है, पिताजी मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ। आप एक बार उसे मौका तो दीजिए, मैं और वो हमेशा खुश रहेंगे। निधि बहुत विनती करती है और उस पर तरस खाकर राम खिलावन निधि और राहुल को एक मौका देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तू और ये लड़का मौके में सफल ना हुए तो अंधा रूला जैसा भी लड़का मिलेगा उससे तुझे शादी करनी होगी, समझी तू? ठीक है, लेकिन हमको करना क्या होगा, आप ये बता दीजिए। तुम दोनों को ये साबित करना होगा कि तुम दोनों कोई भी काम कर सकते हो और अच्छे से गुजारा कर सकते हो, लेकिन याद रहे हलवाई का काम तुम में से कोई नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे पिताजी? आप तो जानते हैं ना, हम दोनों ने सालों से यही काम सीखा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे, बस खुद को साबित करो। वो भी तुम्हें 1 महीने के अंदर करना होगा, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। राम खिलावन ये बोलकर चला जाता है और अब समय बीतता है और निधि और राहुल की चिंता भी बढ़ती जाती है। 4 दिन बीत गए, अब हम क्या करें राहुल? हमने अब तक अपना कोई काम नहीं जमाया है। निधि, तुम्हारे पिता ने मुझे काम से निकालने से पहले मेरा हिसाब कर दिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं किस चीज का काम चालू करूँ। चलो राम जी के दर्शन करते हैं, शायद वहीं से कोई रास्ता मिल जाए। निधि और राहुल राम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और वहीं पास में अयोध्या में राम मंदिर बनने की धूम मची हुई थी। तभी एक फास्ट फूड का स्टॉल देखकर निधि कहती है, राहुल कुछ दिनों में जिस मंदिर से हम निकले हैं उसमें कुछ दूरी पर जो नया राम मंदिर बना है ना, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी और कई लोग यहाँ घूमने भी आएंगे। अगर हम यहीं कुछ खाने का स्टॉल लगा लें तो हमारी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। पर निधि, तुम्हारे पिता ने तो हलवाई का काम करने से मना किया है। जिसके बाद निधि उसे एक तरकीब बताती है, जिसे सुनकर राहुल के चेहरे की चिंता गायब हो जाती है। दोनों मिलकर स्टॉल लगाने की तैयारियां करने लगते हैं। जनवरी का महीना आ जाता है और अब अयोध्या में पर्यटक भी बहुत आते हैं और निधि राहुल की दुकान भी अच्छी चलने लगती है। सच में तुम नहीं होती तो मैं कभी फास्ट फूड का स्टॉल लगाने की सोच भी नहीं सकता था। पर हम इस स्टॉल का नाम क्या रखें? ये आइडिया तुम्हारा है तो इसका नाम होगा अयोध्या की फास्ट फूड वाली। राहुल ये बोलकर निधि को गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निधि अकेले स्टॉल पर खड़ी थी और राहुल कुछ सामान लेने शहर गया था। तभी निधि के दिमाग में एक तरकीब आती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, इससे तो हमारी स्टॉल और भी अच्छी चलने लगेगी। निधि इसके बाद पास की दुकान से कुछ सामान लाकर बहुत कुछ बनाने लगती है और तभी राहुल भी जब अपनी स्टॉल पर कुछ घंटों बाद वापस आता है तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखकर हैरान रह जाता है। अरे मेरे स्टॉल पे इतनी भीड़ कैसे? देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वहाँ पर। राहुल स्टॉल की तरफ जाने लगता है और तभी वहाँ राम खिलावन भी आ जाता है और वो दुकान पर आकर देखता है कि वहाँ कई तरह की मिठाइयाँ रखी थी, जिसे देखकर वो गुस्से में कहता है, ये सब क्या है? मैंने तुम दोनों को मना किया था ना कि तुम दोनों मिठाई नहीं बेच सकते, तो तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम काबिल नहीं हो। नियम तोड़े तुमने। पर सुनिए तो मालिक। पर वर कुछ नहीं, मैं समझ गया हूँ। निधि भी अकेले कुछ नहीं कर सकती है और मुझे इसकी शादी ऐसे लड़के से करवानी चाहिए जो इसका ध्यान रखे और इसे कुछ करना ना पड़े। पिताजी एक बार मेरी बात तो सुनिए और आप ये खाकर तो देखिए, फिर आपका जो भी फैसला हो हमें मंजूर होगा। निधि की बात सुनकर उसके पिता जैसे ही मिठाई खाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मिठाइयाँ मीठी नहीं, कुछ तीखी थी, कुछ नमकीन तो कुछ चटपटी, जिन्हें खाकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये सब क्या है? वही तो मैं भी बता रही हूँ पिताजी, ये मिठाई नहीं फास्ट फूड है, जिसका बस आकार और रंग रूप मिठाई जैसा है। ये मीठी नहीं है। मेरे मन में फास्ट फूड में कुछ अलग बनाने का ख्याल आया, क्योंकि हर कोई चाउमीन, बर्गर, मोमोज ये सब खाकर उब गया था ना, तो मैंने ये बनाया। निधि की बात सुनकर राहुल भी बहुत खुश होता है और राम खिलावन कहता है, सच में मेरी बच्ची, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी होनहार है और समझदार भी। तूने मेरा दिल जीत लिया बेटा।
मिठाई जैसा ये फास्ट फूड, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा अभी तक। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम दोनों जिम्मेदार हो चुके हो और एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो। राम खिलावन ये बोलता है और दोनों बच्चे उसका आशीर्वाद लेते हैं। वो दोनों की शादी को हामी भर देता है। कुछ दिनों के बाद अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं और उनमें से कुछ तो वो थी जो राहुल और निधि ने कभी सोची तक नहीं थी। उनकी स्टॉल के बाहर भारत के प्रधानमंत्री की गाड़ी भी उनका यूनिक स्टाइल देखकर रुकती है और एक सूट बूट वाला आदमी उतरकर निधि से फास्ट फूड खरीदकर गाड़ी में बैठे पीएम को देता है, जिसे पीएम खाते हैं और उनकी कार से उनका वही पर्सनल असिस्टेंट बाहर आकर निधि और राहुल से कहता है, सर आप पीएम जी को हमारा मैसेज देना कि जो काम उन्होंने हमारे देश के लिए किया है ना, वो सच में बहुत काबिले तारीफ था। वो हमारे राम जी को अयोध्या वापस ले ही आए और उन्होंने हमारे अयोध्या की और शोभा बढ़ा दी। हमें गर्व है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। जय हिंद। प्रोटोकॉल एंड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन अभी सर आपसे मिलने नहीं आ सकते, पर उन्होंने ये मैसेज दिया है कि वो आपके इस काम से बहुत खुश है। सच में उन्हें आपका फास्ट फूड बहुत अच्छा लगा खाने में। उन्होंने आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई दी है। निधि और राहुल अब सैल्यूट करते हैं और पीएम का असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद निधि और राहुल वहीं मिलकर अपना फूड स्टॉल चलाते हैं और शादी के बंधन में भी बन जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ हर सुख और दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।